नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज। आज की मुख्य खबर उत्तर प्रदेश से है। मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया माइग्रेशन कमीशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण अन्य राज्यों से लौटने वाले 25 लाख से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के वास्ते राज्य सरकार एक श्रमिक आयोग का गठन करेगी। योगी आदित्यनाथ ने यहां पांचजन्य एवं ऑर्गेनाइजर द्वारा आयोजित एक वेबिनार में शिरकत करते हुए यह घोषणा की। कोविड-19 सजगता से सफलता विषय पर आधारित इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संकट बाद उत्तर प्रदेश में अब तक 22 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक विभिन्न राज्यों से लौट चुके हैं। अगले 7 दिनों में करीब वे लोग भी लौट आएंगे जो लौटने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी श्रमिक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उनके हित की चिंता करना उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। वेबिनार का संचालन पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने किया। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतक तथा देश भर के 20 से अधिक बड़े पत्रकार इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों के गृह जनपद पहुंचने पर उन्हें क्वारंटीन केंद्रों पर भेज रही है और वहां उनके उपचार का प्रबंध करने के साथ ही स्किल मैपिंग यानी उनके कौशल आदि की जानकारी दर्ज कर रही है। इन श्रमिकों को अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का हुनर है। वस्त्र उद्योग, राजमिस्त्री, नलसाज आदि अनेक प्रकार के काम आते हैं। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इन श्रमिकों के लिए एक श्रमिक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग श्रमिकों को बीमा आदि हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि इन श्रमिकों को प्रताड़ित करके घर लौटने पर मजबूर किया गया, बिजली एवं पानी का कनेक्शन काट दिया गया, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये श्रमिक विभिन्न राज्यों से जिस दुर्गति के कारण लौटे हैं, भविष्य में उन्हें ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि ये श्रमिक कहीं रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करके ही भेजेगी। वे जिन राज्यों में जाएंगे उन राज्यों की सरकार को उन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने बाहर के राज्यों से आने वाले श्रमिकों को अंदर आने से रोका नहीं और यह नहीं कहा कि अभी ना आए। हमने सहृदयता से उन्हें गले लगाया और उन्हें क्वारंटीन केंद्र से निकलने पर 15 दिन के राशन की किट दी और भरण पोषण का भत्ता दिया। कुल 32 लाख लोगों को भरण पोषण का भत्ता एवं 86 लाख लोगों को पेंशन मुहैया कराई है। हम इन श्रमिकों की ऊर्जा का उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए उपयोग करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रवासी श्रमिकों के कारण उत्तर प्रदेश में कोरोना का संकट बढ़ा है। पहले केवल 24 जिले ही संक्रमित थे, लेकिन प्रवासी मजदूरों के आगमन के बाद 73 जिलों में संक्रमण के मामले निकले हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई से लौटने वाले 75%, दिल्ली से लौटने वाले 50% तथा अन्य राज्यों से लौटने वाले 25 से 30% श्रमिक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन श्रमिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। आमतौर पर जिन रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने में 14 से 20 दिन का समय लगता है, इन श्रमिकों की रिपोर्ट 6 से 8 दिन में ही निगेटिव आ जा रही है। अतः जल्द ही इन श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 साधुओं की हत्या पर गरमाए राजनीति। बीजेपी का आरोप नहीं रुक रही है। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत। महाराष्ट्र में एक बार फिर साधु की हत्या का मामला सामने आया है। नांदेड़ में लिंगायत समाज के साधु की हत्या को अंजाम दिया गया है। आश्रम के अंदर घुसकर रुद्र पशुपति महाराज नाम के साधु की हत्या की गई है। पशुपति महाराज के अलावा एक और शख्स की हत्या की गई है। साईनाथ नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा 2 साधुओं की हत्या के 1 महीने के बाद प्रदेश के नांदेड़ जिले में लिंगायत साधु की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साधु को उसके आश्रम में घुसकर जान से मार दिया गया। ऐसे में निरपराध साधुओं पर जानलेवा हमले को लेकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कानून का डर न होने की वजह से अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। साधु संतों की हितैषी होने का दावा करने वाली शिवसेना अपनी ही सरकार में साधुओं की हत्या पर लगाम नहीं लगा पा रही है। मामले में सामुदायिक एंगल न ले तब भी एक नागरिक के बतौर उनकी सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, जिस पर राज्य सरकार बुरी तरह फेल होती नजर आ रही है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ योगी सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में मोबाइल न रखने का फैसला चौतरफा किरकिरी के बाद वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के मोबाइल ले जाने पर रोक संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक के गुप्ता ने एक नया ऑर्डर जारी किया है। दरअसल यूपी सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कोविड-19 समर्पित अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए थे। आलोचना के बाद सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था व दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसीलिए ये पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने L2 और L3 के कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी थी। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर के गुप्ता ने सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों और सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि मोबाइल से संक्रमण फैलता है, ऐसे में इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। चिकित्सा महानिदेशक ने ये भी निर्देश दिए थे कि कोविड अस्पताल के इंचार्ज को 2 मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मरीज अपने परिजनों से और परिजन अपने मरीज से बात कर सकें। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक का यह आदेश कोरोना संक्रमित मरीजों के कोविड अस्पतालों में आने के 2 महीनों के बाद जारी होने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज कोविड अस्पतालों की हालत की फोटो व जानकारी अपने मोबाइल से भेज रहे थे, इसीलिए मरीजों को मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। अब कुछ खबर देश से। देश में सोमवार को सादगी से मनाया जाएगा ईद का त्योहार। पूरे भारत में अब सोमवार को ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि ईद का चांद दिखाई दे गया है। पूरे देश में 25 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। हालांकि केरल और जम्मू कश्मीर राज्यों में शनिवार को ईद के चांद के दीदार होने के बाद आज ही ईद मनाई जा रही है। दरअसल ईद उल फित्र मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, जो रमजान के महीने के पूरा होने पर मनाया जाता है। ईद उल फित्र का त्योहार रमजान के 29 या 30 रोजे रखने के बाद चांद देखकर मनाया जाता है। सऊदी अरब, यूएई समेत तमाम खाड़ी देशों में 30 रोजे पूरे होने के बाद चांद देखकर 24 मई को ईद मनाई गई, जबकि भारत में 24 मई को ईद का चांद दिखाई दिया, जिसके बाद 25 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। बता दें कि ईद उल फित्र का चांद दिखाई देने के साथ ही रमजान का महीना खत्म हो जाता है और शव्वाल का महीना शुरू होने के साथ ईद मनाई जाती है। इसलिए चांद के हिसाब की वजह से दुनिया भर में ईद मनाने की तारीख अलग अलग होती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को चांद की झलक पाने के लिए लोग काफी बेकरार रहे, लेकिन चांद का दीदार नहीं हो सका। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि शनिवार को चांद नहीं दिखाई दिया, इसकी वजह से अब सोमवार को ईद होगी। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने ऐलान करते हुए कहा कि सोमवार को ईद मनाई जाएगी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने रविवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के मौके पर जमात के साथ नमाज अदा नहीं करेंगे। केवल 4 से 5 लोग ही मस्जिदों और ईदगाह में नमाज अदा करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला किया गया है। मलिक ने कहा कि लोगों ने जिस तरह शब-ए बारात और शब-ए कद्र के मौके पर खुद को संयमित किया है, इसी तरह ईद पर भी करेंगे। लिहाजा सभी लोग मस्जिदों और ईदगाहों में जमात के साथ नमाज पढ़ने की बजाय अपने घरों में नमाज अदा करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारी न्यूज़ फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप हमारी न्यूज़ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।